हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7th की एनसीईआरटी के साइंस का 11th चैप्टर, जिसमें हम पढ़ेंगे जंतुओं और पादप में परिवहन। तो यहाँ पे हमने सारे पॉइंट्स हाईलाइट कर लिए हैं, जिससे आपको नोट्स बनाने में आसानी होगी, पढ़ने में आसानी होगी। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चलिए देखते हैं। देखो, परिवहन का मतलब क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन किस प्रकार से होता है। देखो सभी, एक मिनट, यहाँ हम देखते हैं कि सभी जीवों को जीवित रहने के लिए भोजन, जल और ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। उन्हें इन सभी पदार्थों को अपने शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाना होता है। साथ ही जंतुओं को उन अंगों से अपशिष्ट पदार्थों को परिवहन के उस स्थान तक करना होता है जहां उन्हें बाहर निकाला जा सके। यानी कि परिवहन का मतलब होता है कि हमारे शरीर को सभी भागों को पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, उसका परिवहन करना होता है। ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, उसका परिवहन करना होता है। और साथ ही जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको वहां तक ले जाना होता है जहां पर वो उनका निष्कासन हो सके। ठीक है। हृदय और रक्त वाहिनियां संयुक्त रूप से हमारे शरीर में परिसंचरण तंत्र का निर्माण करती हैं। तो ये यहाँ पे हमारा हृदय है, आप देख सकते हैं। और साथ ही जो यहाँ पे आपको ये वाहिनियां दिख रही हैं, नीली और लाल, अभी हम इसको बारे में पढ़ेंगे। नीली और लाल क्या क्या होती हैं, ये मिल करके परिसंचरण तंत्र का निर्माण करती हैं। ठीक है, परिसंचरण तंत्र के बारे में पढ़ते हैं। रक्त वह तरल पदार्थ या द्रव है जो रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होता है। तो रक्त क्या होता है, एक तरल पदार्थ होता है जो कि रक्त वाहिनियों में, जो ये वाहिनियां आपको दिख रही है ना, इसी में प्रवाहित होता है वो। ठीक है। यह पचित भोजन को क्षुद्रांत यानी कि छोटी आंत से हमारे शरीर के अन्य भागों तक ले जाता है। आपने आपको पढ़ाया था कि जो क्षुद्रांत होती है, छोटी आंत, इसमें बिलाई रसांकुर निकले होते हैं, बिलाई जिसे कहते हैं। और इनसे ही भोजन में से अवशोषण होता है पोषक तत्वों का, और रक्त में मिलते हैं। ठीक है। फेफड़ों से ऑक्सीजन को भी रक्त फेफड़ों से ऑक्सीजन को भी रक्त ही शरीर की कोशिकाओं तक ले जाता है। फेफड़ों में जो ऑक्सीजन आता है वो रक्त की कोशिकाओं तक कौन ले जाता है, सॉरी, उस कोशिकाओं तक कौन ले जाता है, रक्त ले जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन को। रक्त शरीर में से अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में उनका परिवहन करता है। रक्त विभिन्न पदार्थों को किस प्रकार ले जाता है। देखिए, रक्त एक तरल से बना होता है जिसे प्लाज्मा कहते हैं। ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया था कि रक्त का तरल भाग कौन सा होता है, तो वो क्या होता है, आपका प्लाज्मा होता है। ठीक है, रक्त का तरल भाग कौन सा होता है, प्लाज्मा, जिसपे विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं निलंबित होती हैं। इन कोशिकाओं के बारे में पढ़ते हैं। पहले आप देख लीजिए, ये हृदय है। ठीक है। ये जो आपका ब्लू कलर का दिख रहा है, ये आपकी सिराएं हैं। क्या है, सिरा है। और जो ये रेड कलर का दिख रहा है, ये क्या है, धमनी है। अब किसमें शुद्ध रक्त बहता है, किसमें अशुद्ध, उसको हम आगे पढ़ते हैं। चलिए। देखिए, रक्त में एक प्रकार की कोशिका होती है जिसको हम लाल रक्त कोशिकाएं यानी कि आरबीसी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, आरबीसी ये लाल वर्णक होता है, जिसमें इसे होमोग्लोबिन कहते हैं। तो रक्त का जो लाल रंग होता है वो होमोग्लोबिन के कारण होता है, और ये आरबीसी में पाए जाते हैं। होमोग्लोबिन शरीर को अपने को ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में मदद करता है, हीमोग्लोबिन। ठीक है। हीमोग्लोबिन की कमी होने पर शरीर की कोशिकाओं को कुशलतापूर्वक ऑक्सीजन प्रदान करना कठिन हो जाता है। हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण रक्त का रंग लाल होता है। तो दो चीज़ आपको मिल गई। रक्त का लाल क्यों होता है, होमोग्लोबिन के कारण। और जो ऑक्सीजन का परिवहन करता है रक्त में मेन, वो आपका क्या है, होमोग्लोबिन। होमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, ये मैं आपको बताता हूँ। तो आयरन पाया जाता है, आयरन, Fe। ठीक है, नोट कर लेना, आयरन। चलो, उसके बाद एक अन्य प्रकार की कोशिका भी रक्त में पाई जाती है जिसको हम WBC बोलते हैं। इसका कार्य क्या होता है, ये कोशिकाएं उन रोगाणुओं को नष्ट कर देती हैं जो शरीर में प्रवेश करते हैं। तो पूछा जाता है कि रोग से रक्षा करने वाली कौन सी कोशिकाएं होती हैं, तो रक्त में हमारी जो WBC होती हैं वो रोग से रक्षा करती हैं। आगे चलते हैं। रक्त का थक्का बन जाना इनमें से एक अन्य पदार्थ कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण होता है, जिसे पट्टिकाण या प्लेटलेट्स कहते हैं। तो हमने तीन चीज़ें यहाँ पे पढ़ी, एक मिनट में आपको बता देता हूँ। देखो, हम लोगों ने तीन चीज़ें पढ़ी। पहला तो आरबीसी, आरबीसी में होमोग्लोबिन पाया जाता है। ठीक है, जो ऑक्सीजन के परिसंचरण में सहायक होता है। दूसरा WBC, जो रोगों से लड़ता है। ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करें पट्टिकाणु यानी कि प्लेटलेट्स, ये क्या करते हैं, थक्का बनाते हैं। ठीक है, जो क्लॉटिंग होती है ब्लड की, वो, जैसे मान लो कहीं पे चोट लग गई तो बाहर क्या होता है, थोड़ी देर में थक्का बन जाता है, तो इसे ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं। ठीक है। अब आगे हम पढ़ते हैं रक्त वाहिनियाँ। ठीक, रक्त वाहिनियाँ। देखिए, शरीर के विभिन्न प्रकार की रक्त वाहिनियाँ होती हैं। शरीर में विभिन्न प्रकार की रक्त वाहिनियाँ होती हैं जो रक्त को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती हैं। समानता अंतः शोषण, अंतः शोषण का मतलब होता है सांस को अंदर लेना। ऑक्सीजन की ताज़ा पूर्ति फेफड़ों को भर देती हैं। ठीक है। रक्त इस ऑक्सीजन का परिवहन शरीर के अन्य भागों में करता है। तो जो रक्त वाहिनियाँ होती हैं, रक्त वाहिनियाँ क्या करती हैं, जो रक्त को शरीर के एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती हैं। हम जानते हैं कि जब अंतः शोषण के समय ऑक्सीजन की ताज़ा आपूर्ति फेफड़ों को कर देती है, तो रक्त इस ऑक्सीजन का परिवहन शरीर के अन्य भागों में करता है। रक्त किसके द्वारा करता है, वाहिनियों के द्वारा में ही रक्त बहता है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, साथ ही रक्त कोशिकाओं में से कार्बन डाइऑक्साइड सहित अन्य अवशिष्ट पदार्थों को ले आता है। तो ब्लड क्या करता है ना, वहाँ पे ऑक्सीजन पहुँचाता है कोशिकाओं में, और वहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको बाहर ले आता है।
ठीक है, इस रक्त को वापस हृदय में ले आता है। फेफड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल दी जाती है। फेफड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, श्वास की तरह बाहर निकाल दी जाती है उच्च श्वसन में। ठीक है, इस प्रकार शरीर में 2 प्रकार की रक्त वाहिनियाँ होती हैं, धमनी और शिराएँ। देखो अब यहाँ पे नोट कर लेना, धमनियाँ हृदय से ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों में ले जाती हैं। यानी कि धमनियों में क्या होता है, शुद्ध रक्त बहता है। जो ऑक्सीजन देखो, जिस जिस रक्त में ऑक्सीजन मिली होगी वो क्या होगा, शुद्ध होगा। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि धमनियाँ हृदय से ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों में ले जाती है, यानी कि शुद्ध रक्त धमनियों में बहता है। चूंकि रक्त प्रवाह तेजी से और अधिक दाब से होता है, इसलिए धमनियों की भित्ति जो दीवार होती है वो मोटी और प्रत्यास्थ होती है। तो यहाँ पे धमनियों के बारे में आपको जानकारी मिली। क्या क्या कि धमनियों, पहली बात तो धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है, ये हृदय से ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को ले जाती है। दूसरा, चूंकि इनमें जो रक्त बहता है वो अधिक दबाव से बहता है, इसलिए इसकी दीवार मोटी और प्रत्यास्थ होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए जो हम नाड़ी स्पंद को मापते हैं, ठीक है? आपने देखा होगा नाड़ी को चेक करते हैं सभी लोग, वो क्या होता है, धमनियाँ होती हैं। ये जो यहाँ पे हाथ पे दिखाया जा रहा है, ये क्या होती है, धमनियाँ होती हैं, क्योंकि इसमें रक्त जो है अधिक दाब के साथ बहता है। ठीक है? चलो, देखो यहाँ पे प्रति मिनट स्पंदों की संख्या स्पंदन दर कहलाती है। विश्राम की अवस्था में किसी स्वस्थ व्यक्ति का प्रति स्पंदन जो होता है वो 72 से 80 स्पंदन प्रति मिनट होता है। यानी कि 1 मिनट में 72 से 80 बार वो स्पंद करता है। ठीक है? आगे चलते हैं। देखिए, यहाँ पे अगर हम देखते हैं, वे रक्त वाहिनियाँ जो कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को शरीर से सभी भागों में वापस हृदय में ले आती हैं, शिराएँ कहलाती हैं। शिराएँ क्या करती हैं, अशुद्ध रक्त होता है, चूँकि इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, इसलिए ये शिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है। ठीक है? शिराओं की भित्तियाँ अपेक्षाकृत पतली होती हैं। शिराओं में ऐसे वाल्व होते हैं जो रक्त को केवल हृदय की ओर प्रवाहित करते हैं। जैसे यहाँ पे इसमें अच्छे समझते हैं, इस डायग्राम को आप अपने नोट्स में बना सकते हैं, बहुत ही यूज़फुल है। देखो यहाँ पे क्या चीज़ है, देखो यहाँ पे ये हमारा फेफड़ा है, क्या ये फेफड़ा है, ठीक है? और ये क्या है, फेफड़े से जो शिराएँ निकलती हैं उनको हम क्या कहते हैं, फुफ्फुस शिरा कहते हैं। और फेफड़ों से जो धमनियाँ होती हैं, जो धमनियाँ ये फेफड़ों से जुड़ी होती है, उसको हम क्या कहते हैं, फुफ्फुस धमनी। तो ध्यान रखना, वैसे तो धमनी में क्या होता है, शुद्ध रक्त बहता है, ठीक है? धमनी में क्या होता है, शुद्ध रक्त बहता है, क्योंकि देखो धमनी से क्या कर रही है, यहाँ से शुद्ध रक्त हृदय से ये देखिए ले जा रही है ना इधर कोशिकाओं तक। फिर कोशिकाओं से जब यहाँ पे क्रिया हो जाती है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो ब्लड होता है वो शिराओं में, यानी कि अशुद्ध रक्त यहाँ पे हृदय में आता है। हृदय से होकर के फिर पुनः फुफ्फुस धमनी द्वारा फेफड़े में जाता है। एक बार मैं आपको फिर से इसको समझाता हूँ, ध्यान से देखिएगा। किसमें शुद्ध बहता है, किसमें अशुद्ध? फुफ्फुस शिरा, फुफ्फुस शिराओं में क्या होता है, शुद्ध रक्त बहता है। शिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है। फुफ्फुस जब लग जाएगा तो शुद्ध रक्त बहेगा। ठीक है, फुफ्फुस शिरा में। और फुफ्फुस शिरा में शुद्ध रक्त और शिरा में अशुद्ध रक्त। ये देखो शिरा, ये अशुद्ध रक्त ले जा रही है। फिर धमनी में, धमनी में शुद्ध रक्त, धमनी में शुद्ध रक्त, क्योंकि हृदय से आ रहा है ना ऑक्सीजन युक्त रक्त इधर, धमनी में शुद्ध रक्त। लेकिन जब फुफ्फुस धमनी लग जाएगा तो अशुद्ध, क्योंकि यहाँ से शिराओं द्वारा अशुद्ध रक्त हृदय में आया और फिर यही हृदय पंप कर देता है अशुद्ध रक्त को, किसमें, फेफड़ों में। किसके द्वारा जाता है, फुफ्फुस धमनी द्वारा। ठीक है, तो धमनी में तो शुद्ध रक्त बहता है, क्योंकि ये देखिए ऑक्सीजन युक्त आ रहा है इधर से। लेकिन अगर फुफ्फुस धमनी लग गई तो अशुद्ध बहेगा, तो ध्यान रखना। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। चलो आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिएगा जो धमनियाँ होती हैं ना, जो शिराएँ होती हैं, छोटी-छोटी वाहिनियों में जो, देखो आपको धमनियाँ अन्य छोटी-छोटी शिराओं वाहिनियों में विभाजित होती दिखाई देती हैं। ऊतकों में पहुँचकर ये पुनः अत्यधिक पतली नलिकाओं में विभाजित हो जाती हैं, जिन्हें कोशिकाएँ कहते हैं। ठीक है, जो धमनियाँ होती हैं आगे चल के बहुत छोटी-छोटी कोशिकाओं में, कोशिका नहीं बल्कि केशिकाओं में विभाजित हो जाती हैं। केशिकाएँ पुनः मिलकर शिराओं को बनाती हैं, जो रक्त को हृदय में ले जाती हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए हृदय के बारे में सोचते हैं। अब ब्लड बैंक क्या होता है, देखिए कुछ कई लोग जो है वो क्या करते हैं, ब्लड डोनेट करते हैं ना, तो वही जो होता है उसे रक्त ब्लड बैंक कहते हैं। उसी में उसको सुरक्षित रखा जाता है, जिससे आवश्यकता पड़ती है उसको फिर दिया जाता है। हृदय क्या होता है, देखिए हृदय वह अंग है जो रक्त द्वारा पदार्थ के परिवहन के लिए पंप के रूप में कार्य, जैसे हमने देखा हो घरों में मोटर लगा होता है, पंप लगा होता है, जिससे हम पानी को चढ़ाते हैं, टंकी में, छत पे चढ़ाते हैं। तो इस तरीके से जो हमारा हृदय होता है ना, एक पंप का कार्य करता है, जो रक्त द्वारा हृदय के परिवहन के लिए पंप के रूप में कार्य करता है। अब देखिए यहाँ पे एक ऐसा हृदय हृदय जो होता है जीवन प्रयत्न बिना रुके रक्त को पंप करने का कार्य करता है। हृदय वक्ष गुहा में स्थित होता है। निचला सिरा थोड़ा बाईं ओर झुका होता है इसका। यदि हृदय में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन से समृद्ध रक्त प्रसर मिल जाए तो क्या होगा, देखो ये हृदय की संरचना है, इसको देख लेते हैं।
ये देखिए हृदय है। हृदय में क्या होता है, थोड़ा-सा ये निचला हिस्सा इसका बाईं ओर झुका होता है। यहाँ पे आप ऊपर देखेंगे तो महाशिरा है और ये क्या है, महाधमनी है। ये फुफ्फुस धमनी है, ठीक है? और ये फुफ्फुस शिराएँ हैं छोटी-सी। धमनियाँ देखिए ये है, ठीक है? उसके बाद बायाँ आलिंद, देखो इसमें 4 कोष्ठ होते हैं। एक दायाँ आलिंद और बायाँ आलिंद। उसके बाद दायाँ निलय और बायाँ निलय, ये 4 कोष्ठ होते हैं और चारों में एक विभाजन, जो कक्षा की दीवारों की विभाजन दीवार भी होती है, ये दीवार आपको दिख रही है, ये दीवार होती है, जिससे एक ब्लड दूसरे में ना मिल पाए। और यहाँ पे देखो वाल्व होता है, जैसे यहाँ पे देखोगे बायाँ आलिंद और बायाँ निलय के बीच एक वाल्व होता है, ये इस तरीके से। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो दायाँ आलिंद और दायाँ निलय के बीच भी एक वाल्व होता है, ये ठीक है। इस तरीके से ये सेपरेट होते हैं, तो ये हृदय की संरचना है। आइए आगे चलते हैं। ये देखो स्टेथोस्कोप है। स्टेथोस्कोप से हम क्या मापते हैं, इसको पढ़ते हैं। देखिए हृदय की कक्ष की भित्तियाँ पेशियों की बनी होती हैं। ये पेशियाँ लयबद्ध रूप से संकुचन और विश्रांत करती हैं। आप देखेंगे हृदय में क्या होता है, बीट होती है, धड़कन होती है, ठीक है। लयबद्ध संकुचन और उसके बाद होने वाली लयबद्ध विश्रांति दोनों मिलकर हृदय स्पंद कहलाती हैं, या हार्ट बीट कहते हैं इसको, ठीक है। इसका माप हम कैसे करते हैं, स्टेथोस्कोप से। आपने देखा होगा इस तरीके से ये जो डॉक्टर लिए रहते हैं, ये इसको स्टेथोस्कोप बोलते हैं। ये हृदय के स्पंद को मापता है, ठीक है। चिकित्सक स्टेथोस्कोप का प्रयोग हृदय स्पंद की ध्वनि को आवर्धित करने की युक्ति के रूप में करते हैं। स्टेथोस्कोप के एक सिरे पर एक चेस्ट पीस लगा होता है, जो कि एक संवेदनशील डायफ्राम द्वारा होता है। सिर पर 2 ईयर पीस श्रोतिका लगी होती है। तो ये स्टेथोस्कोप के बारे में था। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी, विलियम हार्वे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लेना। रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने की थी, ठीक है। अब देखिए स्पंज और हाइड्रा, यहाँ पे 2 जंतुओं के नाम दिए हैं, इसको नोट कर लेना, ठीक है। 2 जीवों के नाम है, स्पंज और हाइड्रा। इसमें भी रक्त परिसंचरण होता है कि नहीं, तो इसमें बताया गया है कि जो परिसंचरण तंत्र होता है स्पंजों और हाइड्रा जैसे जंतुओं में परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है। इसको नोट कर लेना, एनसीईआरटी में दिया है, पूछा जाता है, ठीक है। भोजन और ऑक्सीजन की आपूर्ति कर देते, देखो यहाँ पे लिखा है जिस जल में रहते हैं वही उनके शरीर में प्रवेश करके उनके भोजन और ऑक्सीजन की आपूर्ति कर देते हैं, ठीक है। जब जल बाहर निकलता है तो वह अपने साथ कार्बन डाइऑक्साइड और अवशिष्ट पदार्थों को लेकर के जाता है। परिसंचरण हेतु रक्त के समान तरल आवश्यकता नहीं होती, यानी कि स्पंजो और हाइड्रा में रक्त उसमें रक्त नहीं होता है, ठीक है। वो उस जिस जल में रहते हैं उन्हीं से उनका सारा परिसंचरण हो जाता है, परिवहन हो जाता है। हम शरीर द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड हम शरीर द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड के अतिरिक्त अन्य अवशिष्ट पदार्थों की निकासी के विषय में अध्ययन करते हैं। ये देखते हैं जंतुओं में उत्सर्जन क्या होता है। देखो शरीर में अपशिष्ट पदार्थों के रूप में उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों द्वारा किस प्रकार उच्च श्वसन के प्रक्रम के दौरान शरीर से बाहर निकाल दी जाती है। तो हमने पिछले चैप्टर में जब पढ़ा था श्वसन श्वसन के बारे में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से फेफड़े द्वारा उच्च श्वसन उच्च श्वसन का मतलब होता है कि शरीर से श्वसन को मतलब सांस को बाहर निकालना, और और शरीर में सांस को अंदर लेना क्या कहलाता है, अंतः श्वसन कहलाता है, ठीक है। देखिए हमारी कोशिकाएं अपना कार्य करती हैं तो कुछ पदार्थ अवशिष्ट के रूप में निर्मित होते हैं। अधिकांशतः ये पदार्थ विषाक्त होते हैं, इसलिए इन्हें शरीर के बाहर निकालने की आवश्यकता होती है। सजीवों द्वारा कोशिकाओं में निर्मित होने वाले अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के प्रक्रम को उत्सर्जन कहते हैं। तो उत्सर्जन किसे कहते हैं, तो सजीवों में जो अवशिष्ट पदार्थ उत्पन्न होते हैं शरीर के अंदर उनको बाहर निकालने की जो क्रिया होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, उत्सर्जन बोलते हैं। उत्सर्जन में भाग लेने वाले सभी अंग मिलकर उत्सर्जन तंत्र बनाते हैं। अब मानव उत्सर्जन तंत्र के बारे में हम पढ़ते हैं कि क्या चीज़ें होती हैं। तो देखिए मानव में जो उत्सर्जन तंत्र होता है वो ब्रिक का मतलब होता है गुर्दा, ठीक है। जो गुर्दा होते हैं, गुर्दा में उपस्थित रक्त कोशिकाओं द्वारा उपलब्ध की जाती है। जब रक्त दोनों वर्गों में पहुंचता है तो उसमें उपयोगी और हानिकारक दोनों ही प्रकार के पदार्थ होते हैं। उपयोगी पदार्थों को रक्त में पुनः अवशोषित कर लिया जाता है, इसके द्वारा होता है, वृक्क या गुर्दे द्वारा होता है। जल में घुले हुए अपशिष्ट पदार्थ मूत्र के रूप में पृथक रूप से हटा दिए जाते हैं और वृक्कों से मूत्र वाहिनियों से होता हुआ मूत्र मूत्राशय में जाता है। मूत्र वाहिनियां नली के आकार की होती हैं, मूत्राशय में मूत्र संचित होता है और यहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं ये हमारा गुर्दा है, किडनी है, ब्रिक, ठीक है। जो हमारे ब्रिक होते हैं ये है ब्रिक, ठीक है, ब्रिक है ये। यहाँ से रक्त को छाना जाता है, ठीक है। रक्त को छान करके जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको इस नलिका द्वारा ठीक है, इस नलिका द्वारा, यहाँ पे इसका नाम भी लिखा है देख सकते हैं, यहाँ से इस जो ये चैम्बर बना होता है इसमें, ठीक है, इसमें संचित किया जाता है जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, ठीक है। और जो उपयोगी पदार्थ होते हैं उनको पुनः शरीर में भेज दिया जाता है। अब देखिए आगे चलते हैं। जो यहाँ पे हम देखते हैं जो यूरिन होता है, ठीक है, जो मनुष्य का यूरिन होता है उसमें क्या होता है, 95% जल होता है, 25% यूरिया होती है और 22 सॉरी
95% जल होता है, 2.5% यूरिया होती है और 2.5 अन्य अवशिष्ट पदार्थ होते हैं। तो इसको नोट कर लेना, पूछा जाता है यूरिन में क्या होता है, तो यूरिया होती है। ठीक है, यू से यूरिन, यू से यूरिया। चलो आगे चलते हैं। हम सभी अनुभव किया है कि गर्मियों में हमने पसीना या स्वेद आते हैं। स्वेद में जल और क्या होते हैं, साल्ट होते हैं। ठीक है, वाटर और साल्ट होते हैं इसमें। इससे क्या होता है, हमारे शरीर पर जो कपड़े होते हैं उन पे क्या होता है, धब्बे पड़ जाते हैं ना, ऐसा हमने देखा है। देखो देखो वृक्क के अक्रिय हो जाने की स्थिति में रक्त में क्या होता है, अपशिष्ट पदार्थ की मात्रा बढ़ जाती है। ऐसे व्यक्ति की अधिक दिनों तक जीवित रहने की संभावना कम हो जाती है। तो जैसे मान लो कि किसी का जो वृक्क होता है वो खराब हो जाता है, तो उसको लिए क्या होता है, एक कृत्रिम विधि, आर्टिफिशियल जो है विधि द्वारा हम क्या करते हैं, रक्त का डायलिसिस करते हैं, जिसको डायलिसिस बोलते हैं या हिंदी में अपोहन कहते हैं, यानी कि रक्त को छानने का कार्य करते हैं, डायलिसिस करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं, देखो मछली जैसे जलीय जंतु कोशिका के अवशिष्ट उत्पादों को अमोनिया के रूप में उत्सर्जित करते हैं। तो जो मछली होते हैं ना और जो जलीय जंतु होते हैं वो कोशिका के अवशिष्ट उत्पादों को किसके रूप में करते हैं, अमोनिया के रूप में। जैसे मनुष्य क्या करता है, यूरिया में करता है, और मछली और अन्य जंतु जो होते हैं वो किस में करते हैं, अमोनिया में, याद रखना। ठीक है, साथ ही जो पक्षी, छिपकली, सर्प जैसे जंतु अपने शरीर के अवशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन अर्ध घन यानी कि सेमी सॉलिड पदार्थ के रूप में करते हैं, जो कि मुख्यतः श्वेत रंग का यौगिक यूरिक अम्ल होता है। मानव द्वारा उत्सर्जित अवशिष्ट पदार्थ यूरिया के प्रमुख है। तो यहाँ से क्वेश्चन जो है ये पूछे गए थे, इसको नोट कर लेना। तो मछली और जलीय जंतु जो होते हैं वो अमोनिया के रूप में करते हैं। ठीक है, और पक्षी, छिपकली, सर्प जो जैसे जो पदार्थ जो जंतु होते हैं वो सेमी सॉलिड के रूप में करते हैं, अर्धघन के रूप में करते हैं, जो श्वेत रंग का होता है और इसमें यूरिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, और मानव किस में करता है, यूरिया में करता है। मानव किस में करता है, यूरिया में। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो अब हम देखते हैं पादपों में पदार्थों का परिवहन किस प्रकार से होता है। देखो सभी जीवों का भोजन उनके लिए ऊर्जा का स्रोत होता है तथा जीव के प्रत्येक कोशिका में ग्लूकोज का विखंडन होने से ऊर्जा निर्मुक्त होती है। ठीक है, तो ग्लूकोज के विखंडन द्वारा हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं कोशिकाओं में। आगे चलते हैं, देखते हैं। कोशिकाएं इस ऊर्जा का उपयोग जीवन की मूल क्रियाविधि को संपादित करने में करती हैं। यह आवश्यक है कि जीव की प्रत्येक कोशिका को भोजन उपलब्ध कराया जाए अपने ठीक है, आगे चलते हैं इधर। इस प्रकार हम देखते हैं जल एवं खनिजों का परिवहन किस प्रकार से होता है पेड़ पौधों में। आइए देखते हैं। देखो पादप जो होते हैं, पेड़ जो होते हैं, प्लांट्स जो होते हैं, जड़ों द्वारा जल तथा खनिजों को अवशोषित करते हैं। मूलों में इनके जो मूल होते हैं, जड़ होते हैं, उनमें क्या होता है, मूल रोम होते हैं। वास्तव में मूल रोम जल में घुले हुए खनिज, पोषक पदार्थों और जल के अंतर्ग्रहण के लिए मूल की सतह क्षेत्र को बढ़ा देते हैं। मूल रोम मृदा कणों के बीच उपस्थित जल के संपर्क में रहते हैं। ठीक है, तो जड़ों द्वारा जो है पेड़ पौधे खनिज और जल का अवशोषण करते हैं। पादपों में मृदा से जल और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए पाइप जैसी वाहिकाएं होती हैं। वाहिकाएं विशेष कोशिकाओं की बनी होती हैं जो संवहन ऊतक बनाती हैं। क्या करती है, संवहन ऊतक होती है। ऊतक कोशिकाओं में यह समूह होता है जो किसी जीव में किसी किसी विशेष कार्य को संपादित करने के लिए होता है। तो सीधे से यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें परिसंचरण के लिए, यानी कि जल खनिज लवणों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए जो क्या होती हैं, वाहिकाएं होती हैं, ऊतक होते हैं कुछ, जिन्हें हम संवहन ऊतक कहते हैं, जिनका हम पढ़ते हैं जाइलम और फ्लोएम के बारे में। तो जाइलम होता है, देखो जल और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए पादपों में जो संवहन ऊतक होता है उसे हम जाइलम या दारू कहते हैं। ठीक है, और जाइलम चैलनों यानी कि जाइलम नलियों का सतत जाल बनाते हैं जो मूलों को तने और शाखाओं के मध्य से पत्तियों से जोड़ते हैं। इस प्रकार बना तंत्र पूरे पादप में जल का परिवहन करता है। तो पूरे प्लांट्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है कि प्लांट में जल का संचरण किसके द्वारा होता है। तो याद रखना जाइलम के द्वारा होता है। जाइलम से जा से जल, जा से जाइलम। पत्तियों भोजन का संश्लेषण करती हैं। भोजन को पादप के सभी भागों में ले जाया जाता है। यह कार्य एक संवहन ऊतक द्वारा किया जाता है। इसे फ्लोएम कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, फ्लोएम कहते हैं। पत्तियां भोजन का संश्लेषण करती हैं और भोजन को पादप के सभी भागों में ले जाता है। तो भोजन को ले जा, फा से फल होता है, फा से फ्लोएम भी होता है। तो जो भोजन बनता है उसको कौन ले जाता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक, तो फ्लोएम ऊतक ले जाता है। ठीक है, पोषवाह बोलते हैं इसको। आप देख सकते हैं ये है, ये जाइलम है, ठीक है, दारू, और ये फ्लोएम है। यहाँ से क्या करता है, ये ट्रांसफ़र करता है। मूल रोम है, और सॉरी ये मूल रोम है, क्या है, मूल रोम है। और मूल रोम से होता हुआ इस तरीके से आप देखते हैं जो खनिज और लवण होते हैं, जो पोषक पदार्थ होते हैं, जल होता है, वो इस तरीके से यहाँ से आता है जाइलम के द्वारा।
ठीक है? इस तरीके से आप यहाँ पे फिगर बनाया इसको समझ सकते हैं कि देखो जल और खनिजों का परिवहन मूल की एक भाग में किसी वृक्ष में देखो यहाँ पे इस तरीके से जो जल होता है तमाम चीज़ें होती हैं वो इस तरीके से जाइलम के द्वारा ऊपर चढ़ती हैं। खनिज और पदार्थ होते हैं जल और जो पत्तियों द्वारा भोजन बनाया जाता है, फल जो होता है भोजन बनाया जाता है वो फ्लोएम के द्वारा इस तरीके से सभी भागों में आता है। ठीक है? चलो अब देखते हैं। देखो यहाँ पे एक प्रयोग बताया गया है, मैं आपको प्रयोग बता देता हूँ। एक टहनी को आपको काट लेना है और एक रंगीन पानी में इस टहनी को रख देना है। फिर आप देखोगे कि इस टहनी के जो नीचे जो कटा वाला भाग था वहाँ पे इस तरीके से रंगीन संरचना बन जाती है। इसका मतलब क्या होता है कि जो ये टहनियाँ होती है ना, इनसे अवशोषित होते हैं जल। ठीक है? जैसे हमारा जाइलम जो होता है, जो कि पत्तियों में भी होता है, तो वो अवशोषित करता है, इस तरीके से चढ़ता है इसमें, ये दिखाया गया है। अब वाष्पोत्सर्जन क्या होता है? यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है, इसको नोट कर लेना। वाष्पोत्सर्जन क्या होता है? पादप वाष्पोत्सर्जन के प्रक्रम द्वारा अधिक जल निर्मुक्त करते हैं। ठीक है? पादप मृदा से खनिज, पोषक तत्व और जल अवशोषित करते हैं। अवशोषित किया गया सारा जल उपयोग में नहीं आता है। पत्तियों की सतह पर उपस्थित रंध्रों से वाष्पोत्सर्जन के प्रक्रम द्वारा जल वाष्पित हो जाते हैं। ठीक है? तो पत्तियों से जल के जो उत्सर्जन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं। इसका नाम याद रखना, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। जल वाष्पित हो जाता है। पत्तियों से जल के वाष्पन से चूषण अभिकर्षण विकसित हो जाता है। ठीक है? इसका कहने का मतलब ये है, मैं आपको एक मिनट में समझाता हूँ। देखो, यहाँ पे इसका कहने का मतलब ये है, जैसे मान लो ये पेड़ है, ठीक है? और यहाँ पे क्या है, एक पत्ती है, ठीक? पत्ती है, तो पत्ती से जब जल का उस वाष्पोत्सर्जन होता है, तो एक यहाँ पे एक चूषण शक्ति, ठीक है? या खिंचाव उत्पन्न होता है, जिससे कि जड़ से जो है जल अवशोषित होता रहता है और यहाँ से पत्तियों द्वारा उत्सर्जित होता रहता है। ठीक है? एक चूषण शक्ति विकसित होती है जड़ में, ठीक है? इसलिए अब देखिए वाष्पोत्सर्जन जो होता है वो पादप को ठंडा करने में भी सहायक होता है, ये यहाँ पे बताया गया है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो खत्म हो गए हैं। ठीक है? अब मैं आपको कुछ यहाँ पे देख लेते हैं। चलो मैचिंग वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो रंध्र, रंध्र किसमें पाए जाते हैं? तो रंध्र किसमें? रंध्र वाष्पोत्सर्जन के लिए आवश्यक होते हैं। ठीक है? तो रंध्र को हम वाष्पोत्सर्जन से मिला देंगे। जाइलम क्या होता है? जाइलम क्या करता है? जल का परिवहन करता है। मूल रोम क्या करते हैं? जल का अवशोषण करते हैं। फ्लोएम क्या करता है? भोजन का परिवहन करता है। हृदय से रक्त का शरीर के सभी अंगों में परिवहन किसके द्वारा होता है? हृदय से। देखो हृदय से जो रक्त जाता है वो शुद्ध रक्त होता है शरीर के सभी भागों में। तो हृदय से जो रक्त जाता है उसको हम धमनी द्वारा होता है। ठीक है? हीमोग्लोबिन क्या करता है? आरबीसी, हीमोग्लोबिन जो होता है वो आरबीसी कोशिकाओं में पाया जाता है। ठीक, आगे चलते हैं। उसके बाद हम देखते हैं धमनियों और शिराएं कोशिकाओं के जाल द्वारा जुड़ी होती हैं। जो धमनियाँ और शिराएं होती हैं वो कोशिकाओं के जाल द्वारा घिरी होती हैं। उसके बाद हृदय का लयबद्ध विस्तार और संकुचन क्या कहलाता है? इसको आप कमेंट करके बताएंगे। मानव शरीर के प्रमुख उत्सर्जित उत्पाद क्या होते हैं? इसको आप कमेंट करके बताना। मैंने बताया था ना मानव शरीर में क्या होता है, क्या उत्सर्जित करते हैं? मछलियाँ क्या उत्सर्जित करती हैं? मछलियाँ अमोनिया उत्सर्जित करती हैं। जो अ, छिपकली होते हैं, सर्प बिच्छू होते हैं, ये क्या करते हैं? यूरिक एसिड उत्पादित करते हैं। तो मानव क्या उत्पादित करता है? ये आप कमेंट करके बताना। पसीने में जल और लवण यानी कि साल्ट होता है। वृक्क अपशिष्ट पदार्थों को द्रव के रूप में बाहर निकालते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है? चलो, पादपों में जल का परिवहन होता है किसके द्वारा? जाइलम के द्वारा होता है। मूलों द्वारा जल के अवशोषण की दर को बढ़ाया जा सकता है। उन्हें किस प्रकार से बढ़ाया जा सकता है? हुँ, किस प्रकार से बढ़ाया जाता है? ये आप कमेंट करके बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।